हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों आप फिर से हम दोबारा से आ गए हैं और जो हमने चैप्टर 1 की वीडियो हमने अपलोड कर दी है, जो कि एक चैलेंज की तरह होगी हम लोगों के लिए कि शुरू से लेकर एंड तक कंटिन्यूस हम बने रहें। तो दोस्तों आपका बहुत सपोर्ट मिला मुझे, पहली वीडियो पे बहुत सारे कमेंट भी आए, सपोर्ट भी मिला और सब्सक्राइब भी किए। दोस्तों बहुत बहुत थैंक यू उन सभी का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो दोस्तों आज चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 2। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। तो दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 2 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एक चीज़ और दोस्तों, इसमें हम टोटली इसमें डिस्कस करेंगे थ्योरी प्लस डेरिवेशन। न्यूमेरिकल पार्ट हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। जो न्यूमेरिकल पार्ट अगर इंक्लूड करेंगे तो दोस्तों हमारी वीडियो बहुत बढ़ जाएगी। हम न्यूमेरिकल पार्ट को बिल्कुल अलग से सॉल्व करेंगे, इसके अंदर हम नहीं लेके चलेंगे। इसके अंदर जो बच्चे हमारे जो एक नंबर एक नॉर्मल नंबर लाना चाहते हैं, तो वो इन टेस्टों के जो ये हम वीडियो बना रहे हैं, इन वीडियो के थ्रू वो अच्छे से वो पास हो सकते हैं। और न्यूमेरिकल पार्ट हम अलग से लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करें। ओके। तो दोस्तों सबसे पहला जो इसके अंदर चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है, जहाँ जहाँ दोस्तों मुझे लगेगा कि टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको मैं बताता चलूँगा आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, छोटा सा टॉपिक है ये, तो इस टॉपिक को हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंपल सा मतलब है कि जैसे हमारी एक बैटरी होती है, बैटरी के अंदर चार्ज स्टोर होता है, वैसे ही हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर यूनिट की बात करें तो हमारी वोल्ट होती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है उसको हम एक बार समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है Q, और इस चार्ज को हम 2 पॉइंट मान लेते हैं ए एंड बी। तो यहाँ हम एक टेस्ट चार्ज Q नॉड लेते हैं। क्या लेंगे दोस्तों? Q नॉड एक टेस्ट चार्ज लेंगे। इसका एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और यहाँ बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोल सकते हैं दोस्तों इसे? पोटेंशियल डिफरेंस। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों डेल्टा बी। जो ये साइन बनाते हैं हम डेल्टा का सिंबल जो बनाते हैं वो सिंपली रिप्रेजेंट करेगा आपको किसको? डिफरेंस को। तो डेल्टा बी, और डेल्टा बी होता क्या है? अगर इस टेस्ट चार्ज को क्या बोलेंगे दोस्तों? इसे हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे। ये टेस्ट चार्ज का मतलब होता है यूनिट चार्ज, मतलब बहुत छोटा सा चार्ज होता है, जैसे हम यूनिट चार्ज भी कहते हैं, जिसकी यूनिट होती है हमारी नॉर्मली कूलम। तो अब इस चार्ज को जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लाते हैं या ले जाते हैं, तो हमें क्या है? एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। और किस चार्ज को ले जा रहे हैं? क्यू नॉट को। तो इसका फॉर्मूला जो बनता है डेल्टा बी का, तो डेल्टा बी का बनेगा डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। तो हम बोल सकते हैं बी फाइनल माइनस बी इनिशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये हमारा एक बेसिक फार्मूला होता है। इसी में अब अलग अलग केस पे मान लो इससे ज़्यादा 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है अगर पूछता है तो आप देखोगे बी फाइनल माइनस बी इनिशियल इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। और डब्ल्यू हमारा सिंपली अगर बात करें तो फोर्स इनटू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वहाँ से हम डब्ल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया होगा तो वहाँ से हम वर्क डन निकाल लेंगे और साथ में ही हम टेस्ट चार्ज निकाल लेते हैं। तो ये तो था दोस्तों हमारे पास हमारे लिए पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होती है? इसकी वोल्ट होती है, और साथ ही ये कैसी क्वांटिटी होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये हमें इस टॉपिक के अंदर समझना था। इसी के बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद जो हमारा अगला टॉपिक आएगा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये दोस्तों एक कभी कभार मान लो एक ग्राफ आ जाए क्वेश्चन में। अभी ये ग्राफ इस पर बेस्ड हमारा क्या आएगा? न्यूमेरिकल आएगा। क्या आएगा? न्यूमेरिकल। अगर मान लो ग्राफ आता है तो ग्राफ कैसे हमें बनाना है। अब ग्राफ किसके बीच में पूछ रहा है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एंड पोटेंशियल का फॉर्मूला हम जानते हैं के क्यू अपॉन आर। मुझे इनके बीच में ग्राफ बनाना है। अगर जब मुझे ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाऊंगा कैसे? तो देखते हैं। हमें कंपेयर करना है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के लिए, ये है डिस्टेंस के लिए। तो कैसे ग्राफ बनाना है? तो बहुत ध्यान से। हमारे पास मान लो एक ग्राफ है कुछ इस तरह से, ठीक। अब दूसरा ग्राफ बनाना है तो दूसरा ग्राफ कैसे बनेगा? तो वो कुछ इस तरह से बनेगा।
तो देखो आप ये जो ब्लू कलर से जो बनाया ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया है ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, पोटेंशियल को। अब इसमें मैं आपको एक हल्की सी बारीकी से जानकारी दूं, अगर थोड़ा सा कंपेयर कर पाऊँ, बहुत ध्यान समझना। के क्यू देखो दोनों में सेम है, के क्यू क्या है, दोनों में सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² एंड पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। यहाँ r² है और इधर r है, बहुत ध्यान से। अब जो r² है, सोचो अगर मान लो मैं r की वैल्यू 1 लेता हूँ तो इधर 1 आएगा, इधर 1 का स्क्वायर 1 होता है। आप कहोगे कि ये क्या, ये तो मजाक हुआ, क्योंकि दोनों जगह वैल्यू सेम है। लेकिन जब r की वैल्यू अगर आप 2 लोगे, r की वैल्यू 2 और इधर 2 का स्क्वायर मतलब 4 हुआ। अगर आप r की वैल्यू 2 ले रहे हो और नीचे वैल्यू बढ़ रही है तो e की वैल्यू और ज़्यादा क्या होगी, डिक्रीज होगी। आप देखो r की वैल्यू बढ़ रही है तो e की वैल्यू देखो कहाँ जा रही है, इन्फानाइट की ओर। और यही देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है हमारी, और कम हो रही है। तो जैसे 3 रखोगे 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 पे और क्या हो गई है, और वैल्यू कम हो गई। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में डायरेक्ट रिलेशन एक ग्राफ आ जाता है पूछने के लिए, और पूछा भी गया है कि कैसे हम पेपर में ग्राफ बनाएंगे। तो उस ग्राफ को एक बनाने का ये तरीका था कि हम कैसे इस ग्राफ को आगे लेकर चल सकते हैं। तो दोस्तों इसी के बाद हमारा एक पॉइंट और आएगा जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट, जो कि पेपर के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी को हम अब नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं हम अगले टॉपिक को। तो दोस्तों आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। तो टॉपिक का नाम था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए जनरल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी जनरल पॉइंट पर, देखो दोस्तों हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, आपको मालूम है एक्सियल और इक्वेटोरियल, तो वहाँ हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ हम क्या एक्सियल और इक्वेटोरियल भी ले सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले को डिराइव करने के बाद एक्सियल और इक्वेटोरियल भी हम कर सकते हैं। मैं इतना बता दूं दोस्तों, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है हमारा एट ए जनरल पॉइंट। इसी को आपको समझना है कि हम कैसे इसे करेंगे, तो बहुत ध्यान से समझना। इसी में आपका एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों को हम डिराइव को समझेंगे, तो इसलिए ध्यान से अब समझो। हमारे पास डाइपोल है -q और +q। इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंडीशन हमें मालूम होनी चाहिए, ये 2l डिस्टेंस होता है। ये हमारे पास एक सेंटर पॉइंट है O। क्या है हमारे पास, एक सेंटर पॉइंट है O। ये डिस्टेंस कितनी हो गई l, ये भी डिस्टेंस कितनी हो गई l। अब वो पूछ रहा है किसी जनरल पॉइंट पर, तो जनरल पॉइंट को ध्यान से समझो। हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया किसी एंगल थीटा पर, ये पॉइंट P मान लिया हमने। भी सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट P पर। तो हमारे पास -q है, +q है, ये O है, ये पॉइंट P है, जिसकी डिस्टेंस हमने मान ली स्मॉल r है। कितने, स्मॉल r। ओके, दोबारा से ध्यान से समझो, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से, बहुत ध्यान से। -q +q ये डाइपोल है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है हमारे पास, 2l होती है। सेंटर पॉइंट पर अगर वो है तो l इधर बनेगी, l ही इधर बनेगी। और सेंटर से, क्योंकि एक्सियल का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, इक्वेटोरियल का मतलब होता है वर्टिकल, तो हमारे पास ये दोनों लाइनें हैं। तो दोनों जब लाइनें हैं तो अब हम जनरल पॉइंट लेंगे, तो जनरल के लिए मतलब क्या, एक थीटा मान लेंगे इसके अलोंग, एक थीटा मान लेंगे वर्टिकल। तो उसको हम देखेंगे, जब थीटा 0 होगा तो किसके अलोंग होगा, एक्सियल, और जब थीटा 90 होगा तो किसके अलोंग होगा, इक्वेटोरियल के लिए। तो उसी डायग्राम को हमें इसमें करना है। तो बहुत ध्यान से मान लो, इसको मैंने इस पॉइंट से मिला दिया। मान लो इसकी डिस्टेंस r1 है और इसकी डिस्टेंस मेरे पास r2 है। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, अभी इसको साइड में लिख देते हैं हम 2l को। तो यहां से ध्यान से मैंने इसको पीछे बढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, मैंने इसे क्या कर दिया, पीछे बढ़ा दिया। अब जब आप देखोगे, मैं इस पे क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर लाइन डालूंगा। ये हमारा मैथमेटिकल एक प्रूविंग है कि जैसे ही मैं इस पे परपेंडिकुलर लाइन डालता हूं, तो जब परपेंडिकुलर लाइन डालूंगा तो ये डिस्टेंस क्या है, इसके इक्वल हो जाएगी, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो इसके इक्वल हो जाएगी। मैंने इधर डबल साइन लगाया है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, सिर्फ ये वाली डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस क्या है, ये पूरी हो जाएगी हमारे पास। हमें ये बहुत ध्यान से समझना है। कैसे समझो, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। ये कितनी डिस्टेंस थी,
आर, कितनी थी डिस्टेंस आर, ये क्या है एल। अब एल है, थीटा कनेक्ट है तो एल कॉस थीटा, और इस पे क्या टूटता है एल साइन थीटा। बहुत ध्यान से, दोबारा से सामने देखो, सामने ये क्या हमारे पास आर डिस्टेंस क्या है आर, और एल है, ये थीटा कनेक्ट है। हम वेक्टर में पढ़े हैं ये चीज, किसके अंदर पढ़े हैं वेक्टर के अंदर। कैसे कि मान लो मेरे पास कोई एंगल थीटा है, अगर ये है ए तो ये क्या होता था ए कॉस थीटा, और ये क्या होता है ए साइन थीटा। पढ़े हम अच्छे से 11th के अंदर। तो वैसे ही सेम वे, बस इसी का खेल है डिस्टेंस का इसके अंदर, और कुछ है भी नहीं, बहुत आसान टॉपिक था ये। अब आप देखो ये एल है, एल का कंपोनेंट तोड़ोगे तो ये क्या टूटेगा एल कॉस थीटा। देखो थीटा कनेक्ट है तो ये जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है एल कॉस थीटा। सेम में अगर ये थीटा है तो अल्टरनेट से ये भी थीटा होगा, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी क्या हो जाएगी एल कॉस थीटा, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है एल है, ये एंगल कितना है थीटा है। जब ये एंगल थीटा है तो हमें मालूम होना चाहिए एल का कॉस थीटा टूटेगा, और जब एल कॉस थीटा टूटेगा तो आप देखो R2 क्या होगा, बहुत ध्यान से। R2 को ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है। अब जब डिस्टेंस इक्वल है तो टोटल कितनी है R में से कितना घटाना है एल कॉस थीटा। अब टोटल R है, R में कितना ऐड करना है एल कॉस थीटा, दैट इज कॉल्ड R1। तो बहुत ध्यान से समझना है यहाँ, R1 इज इक्वल टू R प्लस एल कॉस थीटा एंड R2 इज इक्वल टू R माइनस एल कॉस थीटा। क्वेश्चन यही खत्म है, ये डेराइव हमारा यही खत्म है। इसको हमें समझना पड़ेगा कि L क्या है R क्या है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये कैसे ली। अब देखो पोटेंशियल या स्केलर क्वांटिटी, सो सिंपल है पोटेंशियल के लिए। सो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो B इक्वल टू बी, एक तो प्लस Q की वजह से और दूसरा माइनस Q की वजह से। अब प्लस Q की वजह से चाहिए क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला पोटेंशियल का क्या होता है, B इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। भाई अभी हमने देखा था B इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, तो के क्यू की जगह प्लस क्यू आ जाएगा, और आर प्लस क्यू कहाँ है देखो ये रहा, प्लस क्यू के लिए क्या है R2, और R2 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू है R माइनस एल कॉस थीटा प्लस। अब देखो मुझे प्लस की Q माइनस Q आ जाएगा, और इधर R प्लस एल कॉस थीटा आ जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि डिस्टेंस कैसे यूज की। प्लस Q और माइनस Q याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फोर्स हो, हम साइन नहीं लेते हैं चार्ज का, लेकिन जो हमारा पोटेंशियल है, पोटेंशियल में हम विद साइन लेकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। आई होप समझ में आया हो। अब सेम में, अब तो एलसीएम लेना है, कल मैथमेटिकल है, इसमें क्वेश्चन ये खत्म हमारा। के क्यू दोनों में से कॉमन ले लो, तो 1/r माइनस एल कॉस थीटा, प्लस माइनस माइनस, तो इधर 1/r प्लस एल कॉस थीटा। अब दोनों में से क्या करो आप, एलसीएम ले लो, a माइनस बी ए प्लस बी, बताओ a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी ए प्लस बी मतलब आर स्क्वायर माइनस एल कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब एलसीएम लोगे तो r प्लस एल कॉस थीटा इधर चला जाएगा, r प्लस एल कॉस थीटा माइनस r माइनस एल कॉस थीटा इधर चला जाएगा। तो के क्यू, अब देखो अब माइनस का r कैंसिल, माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा कितना हो जाएगा 2l कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से आगे सी में स्टेप के क्यू इंटू 2l को हम एक साथ ले लें इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो जी यहां तक। और एज वी नो वेल क्यू इंटू 2l दैट इज डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंटेड बाय P। सो हम यहां रिप्लेस करेंगे कि पोटेंशियल के P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो हमारा एक बेसिक फार्मूला बन जाता है जहां P इक्वल टू क्यू इंटू 2l फार्मूला होता है। तो B इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एंड अगर R और L की वैल्यू अगर यूनिट सेम हो,
डिफरेंस ज़्यादा ना हो तो ये फॉर्मूला, इफ डिफरेंस इज मोर देन सिंपली आर इज मच मच ग्रेटर देन, सॉरी, आर मच मच ग्रेटर देन एल, सो एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अप्रोक्सीमेट जीरो, देन बी इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, बी इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अभी इसी में अब याद हो आपको, ये तो एट ए जनरल पॉइंट का एक हमारा फॉर्मूला बन जाता है, हमारा जनरल पॉइंट का डेराइव यही खत्म। लेकिन अगर मान लो इसी फॉर्मूले को अगर तुम तैयार कर लो, एक्सियल और इक्वेटोरियल अगर वो पूछ भी लेता है तो एक्सियल और इक्वेटोरियल को यहीं की यहीं खत्म कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। समझो, अगर 4 एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट है तो थीटा कितना होता है 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1, सो v इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर। देखो ध्यान से समझो, यही फॉर्मूला हमने एक्सियल पॉइंट के लिए डेराइव किया था। सेम भी 4, अगर इक्वेटोरियल की बात करें, इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करें तो थीटा की वैल्यू कितनी लेंगे 90, क्यों? क्योंकि वर्टिकल होता है और थीटा 90 मतलब कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू फिर से 1, क्यों भाई 1 होगी या कितनी 0, कितनी होगी 0, तो b इज इक्वल टू कॉस 90 0, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमारा क्या होगा, पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये टॉपिक क्या होता है, फिनिश होता है। तो दोस्तों हमारा अगला जो टॉपिक है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस पर हम बात करते हैं अब आगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। टोटली हमारा दोस्तों थ्योरेटिकल टॉपिक है, जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं, सामने लिखा हुआ पूरा मैंने लिखा है अभी थोड़ी देर पहले ही। तो इसमें आप समझोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। पहले तो नाम को समझो, इक्वी माने क्या होता है इक्वल, पोटेंशियल माने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहाँ हमारा सेम हो ऐसी सरफेस पर, क्या ऐसी सरफेस जहां हमारा पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती हो, सेम आती हो, उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। देखोगे आप इसमें लिखा है साफ साफ, एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लो मैं एक एग्जांपल लूं, अगर मान लो मेरे पास ये बुक है, इस बुक की ये सरफेस है, इस सरफेस के हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारी सेम होगी। मान लो इस पॉइंट पर चार्ज है, इस चार्ज को चाहे मैं यहाँ से यहाँ लाऊं और मेरा बर्डन कितना होगा उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक सरफेस है, मान लो ये सरफेस है, एक सरफेस पीछे है, इसका जो पोटेंशियल होगा और इसका जो पोटेंशियल होगा दोनों का क्या होगा, अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। इस पे भी हमारा कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया गया है डायरेक्ट थ्योरेटिकल, तो थ्योरेटिकल को इसलिए हमें समझना जरूरी है। एट एनी सरफेस, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखिए आप, नो वर्क डन इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर मेरे पास मान लो एक सरफेस है, उस सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले भी जाऊं तो मेरा वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन जो मेरा होगा वो है 0। लेकिन कैसे वर्क डन मेरा 0 आ रहा है, कैसे? तो हम जानते हैं डेल्टा बी इजकल टू होता है W अपॉन क्यू, तो W इजकल टू क्यू इंटू डेल्टा बी, क्यों दोस्तों, W इजकल टू क्यू इंटू डेल्टा बी, और डेल्टा बी क्या होता है, डिफरेंस, और डिफरेंस किसमें, पोटेंशियल में। अगर ऑन दी सरफेस की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा 0, सो वर्क डन भी क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो ये था हमारे पास नो वर्क डन। अब सेम सरफेस पे कोई भी वर्क डन हमारा नहीं होता है। सेकंड बोला द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। अब देखो, अब हमारे पास जो पोटेंशियल सरफेस होगी, मान लो ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इसके लिए पोटेंशियल सरफेस क्या होगी, सेम, क्योंकि बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, और जब दोनों पे पोटेंशियल क्या होता है सेम, तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा हमारे पास 0 होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमसे पूछा जाए इक्विपोटेंशियल सरफेस जब हम बनाएंगे, जैसे मैं बात करूं, मेरे पास मान लो एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी, बाहर निकलेंगी। अब मुझे क्या करना है कि उस पर एक सरफेस बनानी है, और वो सरफेस कैसे बनेगी, उस सरफेस को हम मान लो पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज पर जो सरफेस बनती है वो बनती है हमारी स्फेरिकल सरफेस। अगर स्फेरिकल सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बाहर निकलती हैं, तो जो सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बाहर निकलेंगी वो ही उसने बोला है कैसे निकलेंगी, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। मीन सिंपली कुछ इस तरह से,
इससे जो सरफेस पे निकलेंगी वो कैसे निकलेंगी, 90 डिग्री पर। तो दोस्तों इस पॉइंट को हमें समझना जरूरी है, थ्योरेटिकली है पूरा, तो थ्योरेटिकल में ये पॉइंट है। वो कह रहा है जैसे आपने पढ़ा था दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं, नहीं। वही सेम यहाँ है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। अभी इसी के बाद जैसे अब पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स से क्या बनती है, हमारी स्फेरिकल सरफेस बनती है। दूसरा, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर हमारी पैरेलल है तो उससे सरफेस कैसे बनेगी, तो उससे सरफेस हमारी कैसी बनती है, प्लेन सरफेस बनती है। तो इसी को हम बोलते हैं दोस्तों प्लेन सरफेस। तो ये हमारे पास क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के रिगार्डिंग पॉइंट है। आगे आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पर। तो दोस्तों आते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो एक टॉपिक पेपर में पूछ लिया जाता है जिसको आप जानते भी हो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो क्या है उसकी पे टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। याद हो तो बताओ दोस्तों, कमेंट करके बताओ कि क्या है इसका रिलेशन। एक आप लोग कमेंट करते रहो, साथ के साथ पता चलता रहे कि हाँ टॉपिक हमारा कौन सा चल रहा है। तो हमारे पास रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो क्या था वो रिलेशन, डायरेक्ट बताइए जल्दी से। तो E इक्वल टू, याद हो तो E इक्वल टू माइनस के dB अपॉन dr। भाई हमें इसमें डेराइव को प्रूव करना है। देखो दोस्तों अलग अलग किताबों में अलग अलग मेथड है, मैं जो सबसे सिंपल मेथड है वही आपके लिए लेके आया हूँ, और उसी मेथड से इसको हम डेराइव को समझेंगे। क्योंकि ये इससे अभी जो हमने टॉपिक करे थे, जो एक अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, B इक्वल टू KP cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, वही एक हमारा 3 नंबर का था। बाकी सब टॉपिक जो भी हैं इसमें 2-2 नंबर के टॉपिक हैं। कभी भी मतलब किसी भी सेट में ये क्वेश्चन हमारे पूछ लिए जाते हैं और आते भी हैं ये, तो वही टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो दोस्तों हमारे पास एक मान लो एक प्लस क्यू चार्ज है, एक हमारे पास क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। इससे एक दो पॉइंट है हमारे पास, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, जहाँ हमारा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, इसका पोटेंशियल बी है, और ये इनके बीच की डिस्टेंस हमने कितनी मान ली, डी आर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल के डी आर। तो इसमें स्मॉल डी आर है, ए पर पोटेंशियल कितना, बी, तो बी पर कितना होगा, तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, बी माइनस के डी बी। हमने एक मान लिया कि छोटा पोटेंशियल हमारे पास, थोड़ा सा पोटेंशियल क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, जिसे हमने बोला बी माइनस के डी बी। ए पर पोटेंशियल बी, बी पर पोटेंशियल बी माइनस डी बी, और टेस्ट चार्ज को कहाँ ले जा रहे हैं, ए से बी की तरफ। तो ध्यान से समझो, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, वो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, फोर्स इक्वल टू होता है क्यू ई, तो यहां आ जाएगा क्यू नॉट ई, एंड अगर हम वेक्टर लगाएं तो वेक्टर लगा दो तो यहां माइनस साइन आ जाएगा। अब हमसे पूछा जाए स्मॉल वर्क डन, अगर हम ध्यान से समझें कि हमारे पास क्या होगा, स्मॉल वर्क डन, और जो स्मॉल वर्क डन होता है उसको तुम्हें मालूम है कि डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी आर। एफ डॉट डी आर को क्या बोल देंगे, एफ डी आर कॉस थीटा, वो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। तो ध्यान से समझो, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी आर, और एफ डॉट डी आर को हम बोल सकते हैं क्यू नॉट ई इंटू डी आर। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और एज वी नो दैट, आगे इक्वेशन नंबर 1, एज वी नो, हम जानते हैं पहले ही इस चैप्टर के अंदर पहला ही पॉइंट था पोटेंशियल डिफरेंस, तो डी वी इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी आर। सो हमारे पास डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी वी इंटू डी आर, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल डिस्टेंस पर, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू डी वी इंटू डी आर। हमारे पास ये क्या आया, एक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या ये सही है, सोच के देखो, क्या ये मैंने सही लिखा है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क अपॉन चार्ज, तो यहाँ चार्ज की वैल्यू है, किसकी आएगी वैल्यू दोस्तों, चार्ज की। तो हमें बहुत ध्यान से ये चीज़ समझनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो हमें याद होनी चाहिए, डी वी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अब इसी को इक्वेशन नंबर इसे मान लेते हैं हम 2, तो हम यहाँ लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो डी वी देखो, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डी आर, और डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट ई इंटू डी आर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि माइनस का क्यू नॉट ई इंटू डी आर इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डी आर
क्यू नॉट इंटू डी आर, यहाँ डी आर नहीं, क्या आ जाएगा, डी बी आएगा। क्या आएगा दोस्तों, डी बी। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, डी बी। अब देखो हमारे पास क्यू नॉट से क्यू नॉट, तो ई की वैल्यू आ जाएगी माइनस के डी बी अपॉन डी आर। यही हमसे डेराइव पूछ लिया जाता है कि हम इसे कैसे करेंगे। अब इसी में आगे समझो, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के रिलेशन में। तो हमें जो पोटेंशियल गिवन होगा वो किसके टर्म में होगा, फंक्शन ऑफ आर के टर्म में होगा। मतलब हमारे पोटेंशियल की इक्वेशन दी होगी तो वो आर के टर्म में दी गई होगी। उसका क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट, या सिंपली अगर हम इसका मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो E इक्वल टू सिंपली हम बोल सकते हैं B अपॉन डी। क्या बोल सकते हैं, A इक्वल टू B अपॉन डी, और B इक्वल टू आ जा सकता है यहाँ E इंटू डी। ये तो था एक बेसिक मैग्नीट्यूड के लिए, जब हम नॉर्मली आगे जब हम टॉपिक डेराइव करेंगे तब। अगर मान लो डिफ्रेंसिएशन दिया हो तो इंटीग्रेशन, तो E इज इक्वल टू माइनस के डी बी अपॉन डी आर, और डी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के E इंटू डी आर। मान लो उसे पोटेंशियल चाहिए तो आप क्या कर दोगे, इसका इंटीग्रेशन। तो बहुत ध्यान से, आपके पास इसी के अंदर रिलेशन E इंटू डी माइनस डी बी अपॉन डी आर तो आ गया, लेकिन इसके अंदर ये भी तुम्हें याद रखना होगा, अगर पोटेंशियल पूछा जाए इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें याद करना होगा कि हम इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्या था, एक रिलेशन था बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखोगे आप हमारे पास मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर हमने क्या किया, एक पोटेंशियल चार्ज को रखा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिस पर हमारा फोर्स की वैल्यू कुछ इस तरह से लगती थी, और इनके बीच की ये क्या हमारे पास मान लो सपोज डिस्टेंस है 2L, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। तो ये सेम है जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम जो टॉर्क का फॉर्मूला डेराइव करते थे, तो वही चीज़ हमारे इसके अंदर है। तो वही माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच की डिस्टेंस 2L, थीटा एंगल, तो सामने जिस पर नहीं है उस पर साइन टूटेगा और जिस पर है उस पर कॉस टूटेगा। यही हमने डेराइव उस दिन किया था। तो आज फिर से हम इसी डेराइव को थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में से समझना चाहेंगे कि कैसे। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने किसको रख दिया, डाइपोल, और उस डाइपोल को अगर मैं रोटेट कराऊंगा तो रोटेट के समय उस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वही हमें कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से समझिए, इसको मैं सॉल्व करूं तो सॉल्व करते वक्त मुझे याद होगा कि टॉर्क का फॉर्मूला हम पढ़ चुके थे, पी साइन थीटा। अगर याद हो तो हमने ये डेराइव पढ़ा था, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा हमारे पास आया था। अब इसी के टर्म में अब हमसे पूछ रहा है कि मान लो इसको डी थीटा में रोटेट कर दूं, कितना एंगल रोटेट करता हूं, डी थीटा। अगर डी थीटा से मैं रोटेट करूंगा तो मुझे वर्क डन कितना करना पड़ेगा, इफ डाइपोल रोटेट बाय एंगल डी थीटा देन वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन हमें जाना होगा रोटेशन चैप्टर क्लास 11th, वहां फॉर्मूला था डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा, और डी डब्ल्यू टाउ की वैल्यू कितनी आई, बोलो, टाउ की वैल्यू आई पी साइन थीटा डी थीटा। तो डी डब्ल्यू मीन सिंपली वर्क डन, जो हमारा स्मॉल वर्क डन है वो पी साइन थीटा डी थीटा आया। अब हमें क्या करना है, टोटल वर्क डन चाहिए, तो बताओ भाई ये डी डब्ल्यू क्या होता है, स्मॉल वर्क डन। टोटल वर्क डन चाहिए तो मैं उसका क्या कर दूं, इंटीग्रेशन। तो मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा, 1 से 2 डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 से 2 पी साइन थीटा डी थीटा, पी साइन थीटा डी थीटा। तो वर्क डन इज इक्वल टू पी एलसीएम बाहर ले लो, 1 से 2 साइन थीटा डी थीटा। अब मुझे साइन थीटा का क्या करना है, इंटीग्रेशन। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन अगर हमें नहीं मालूम है तो हमें याद करना होगा, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉस थीटा। दोस्तों मैंने ये साइड में लिख दिया, अगर मान लो हमें याद नहीं है तो हमें याद आना चाहिए कि साइन थीटा डी थीटा का जब मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे माइनस कॉस थीटा मिलेगा। इसी में अब आगे देखो,
पीई को बाहर लिखते हैं माइनस के कॉस थीटा इंटीग्रेशन 1 से 2, तो W इक्वल टू माइनस के पी। अब हमें मालूम है लिमिट रखते वक्त तो हम पहले अपर लिमिट लिखते हैं और माइनस के साथ लोअर लिमिट रखते हैं। तो माइनस के कॉस थीटा 2 माइनस के कॉस थीटा 1, दैट इज क्या है हमारे पास बर्गडन की इक्वेशन। दिस बर्गडन इज stored as a form of energy, as a form of potential energy that is represented by U, means simply minus के P cos थीटा 2 माइनस के cos थीटा 1। तो दोस्तों ये हमारे पास क्या था, एक डेराइव था पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में कि हम कैसे से कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लो इसमें क्या लगाता है, वो केस लगाता है। अगर केस लगाता है तो केस किस तरह से आपसे इंट्रोड्यूस करेगा। मान लो इफ थीटा 1 इज 90 डिग्री, सो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 0। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस के पी, आप देखो, और थीटा 2 को क्या मान लेता है, वो थीटा मान लेता है। अब वो कह रहा है कि अगर मान लो हमारा जो डाइपोल है, वो डाइपोल उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो यूनिफॉर्म ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे, उसके अंदर डाइपोल ऐसे रख दिया 90 डिग्री, देन रोटेट कितने एंगल से, थीटा एंगल से। सो थीटा 1 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज थीटा। सो cos 90 की वैल्यू 0, और cos 90 की अगर वैल्यू 0 होगी तो सोचो ये टर्म क्या हुआ है 0। तो cos थीटा 2 को हमने थीटा बोल दिया, तो हमारे पास आया u इक्वल टू cos थीटा। तो हमारे पास फॉर्मूला बना माइनस के पी cos थीटा। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इफ एंगल ओनली वन गिवन देन u इक्वल टू माइनस के पी cos थीटा इफ स्टार्टिंग डाइपोल इज इन परपेंडिकुलर कंडीशन। जब हमारा जो परपेंडिकुलर कंडीशन में अगर है डाइपोल, देन रोटेट एन एंगल बाय थीटा, देन सिंपली वी कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। सो हमारे पास ये आता है पी कॉस थीटा। अब याद करो टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, जब हमने डेराइव किया था हमारे 3 केस बने थे, और 3 केस में स्टेबल कब था, अनस्टेबल कब था, वो हमने कैलकुलेट किया था। तो इधर भी हमारे पास 3 कंडीशन हैं। उन 3 कंडीशन में हमें याद रखना होगा कि अगर मान लो इफ थीटा इज 90 डिग्री तो cos 90 की वैल्यू 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा 0, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में अगर मान लो थीटा की वैल्यू अगर 0 है और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 0 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1। अगर cos 0 की वैल्यू 1 है तो u इक्वल टू माइनस के पीई। u का मतलब क्या होता है, एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारी क्या है, एक तरह से मिनिमम है, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेबल कंडीशन। क्या बोलेंगे इसे, स्टेबल कंडीशन। जब डाइपोल यूनि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आ जाए तब थीटा 0 होगा, और थीटा जब 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों हमारे पास माइनस का पीई। एंड थर्ड केस लास्ट, इफ थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री है तो cos 180 की वैल्यू होती है, बोलो बोलो, -1। तो u इक्वल टू माइनस का पीई माइनस का 1, सो प्लस का पीई, जो हमारी क्या होती है एक मैक्सिमम वैल्यू बोलता है। हमारे पास क्या होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू बोलेगा, और ये हमारा क्या होगा, एक अनस्टेबल कंडीशन को बोलेगा, अनस्टेबल कंडीशन को। तो यहाँ अगर ये हमें समझ में ना आया हो तो इसको नीचे लिख लेंगे हम, स्टेबल कंडीशन। तो दोस्तों इस तरह से हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आते हैं दोस्तों हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि एक कह सकते हैं कि बिल्कुल एक अलग टॉपिक, क्या एक अलग चैप्टर है जिसे हम कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अभी हमने जो पढ़ा डिस्कशन वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिगार्डिंग था, जितना भी हमने पढ़ा, और उम्मीद करता हूँ वो सब चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। इसी के आगे जो कैपेसिटेंस है, वो कैपेसिटेंस को आप जानते हैं, पूरा एक चैप्टर है अलग से। इस चैप्टर के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 टॉपिक हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। उसके अलावा इसके अंदर हमें कोई भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। बाकी इससे न्यूमेरिकल बनते हैं, न्यूमेरिकल जरूर करने चाहिए हमें। एक डेराइव है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको मालूम होगा, क्लास में हमें ये भी बता दिया जाता है ये डेराइव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब। किसके लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हमारे पास पहला जो टॉपिक है वो है कैपेसिटर।
एक कैपेसिटर है, तो आपको मालूम है कि कैपेसिटर का काम क्या है। जैसे आपने देखा होगा हमारे घरों में जो पंखा होता है, पंखे में अंदर जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर का काम है टू स्टोर द एनर्जी एंड इंस्टेंटली हम क्या है एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। चार्जर है, चार्जर को आप देखो, हम जब स्विच में लगाते हैं, स्विच में लगाने के बाद देखो उसके अंदर से एक स्पार्किंग क्रिएट होती है, मतलब एक एनर्जी क्रिएट होती है। तो वही चीज़ जो हमारा कैपेसिटर है, जैसे फ़ैन होता है तो फैन के अंदर एक कंडेंसर, कंडेंसर क्या करता है कि फैन को चलने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कौन देता है उसको, कंडेंसर देता है। वही चीज़। तो डेफिनेशन क्या है इसकी कि हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, बी के, कंपेयर टू ओम्स लॉ। सेम। तो जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते थे एक कांस्टेंट टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं सी, और सी को ही हम बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। अगर इसकी हम यूनिट की बात करें तो यूनिट आपको मालूम है इसकी क्या होती है, यूनिट फैरड होती है। यूनिट क्या होती है, फैरड। लेकिन फैरड बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए इसके अंदर हम मिली फैरड या माइक्रो फैरड का यूज करते हैं। और साथ ही अगर हम इसके बात करें डायमेंशन की, तो डायमेंशन आपको मालूम होनी चाहिए कि या ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन आपको ध्यान रखनी होगी। तो डायमेंशन अगर किसी को याद हो, डायमेंशन बहुत जल्दी से स्पीड से हमें कोई लिख के देखे, MLTA इस तरह से हमें लिखनी है, लेकिन इनकी पावर हमें मालूम होनी चाहिए। जब तक हमें इसकी पावर नहीं मालूम होंगी तब हम कैसे कर पाएंगे। तो इसकी पावर पता करने के लिए हमको डायमेंशन मालूम होनी चाहिए। तो जैसे m की पावर कितना हो जाएगा, -k1। हमारे पास जो m है, m की पावर कितना है, -k1 है। l की पावर कितना हो जाएगा, -k2। a की पावर कितना हो जाएगा, -k4। एंड फाइनली जो हमारे पास आएगा a, और a की पावर क्या हो जाएगा, 2। देखो दोस्तों, हमें 2-3 तरीके हैं इसे निकालने के। या तो डायरेक्ट रट लो, अगर रटा नहीं जाता तो Q = CV से हम सॉल्व कर सकते हैं, और B का फॉर्मूला से हम इसे डेराइव कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक था हमारे किसके रिगार्डिंग था, कैपेसिटेंस के रिगार्डिंग था। और दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक आएगा जो पेपर के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सिंपली वो पूछे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो भी इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, पूछे वो पैरेलल कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब तो भी हम इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। समझो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना, सब लोग सामने देखो और सब लोग इस टॉपिक को समझेंगे, क्योंकि ये पेपर के रिगार्डिंग क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से, अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, आपको मालूम है दो हमने पैरेलल प्लेट ली, इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया और इस पर हमने माइनस के चार्ज दिया, इसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्यों लगाते हैं ये भी आपको पता चलेगा, रीजन क्या है इसका, तो रीजन समझेंगे इसका। अगर मान लो इधर क्या रखेंगे, हम पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि इस प्लेट पर हमने कैसा चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। बोलो जी यहां तक, ये हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया। और मान लो इनके बीच की डिस्टेंस हमने मान ली कितनी, स्मॉल d मान ली, और इसकी थिकनेस हमको हमने मान ली t, कितनी, मतलब हमारी जो अंदर प्लेट लग रही है उसकी थिकनेस t हो गई, तो बची हुई थिकनेस क्या होगी, d माइनस का t। अगर ध्यान से देखो, मान लो ये d है, d में से t अगर हटा दो तो बची कितनी, d माइनस के t। तो यही चीज हमें समझनी है। तो d माइनस के t हमारे इस टॉपिक के अंदर बात होती है। अब इसी के अंदर आगे हम अगर चर्चा करें, ये पॉजिटिव है तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा, इस प्लेट पर नेगेटिव आ जाएगा, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इस खुद के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर खुद के अंदर क्या हो जाता है, एक चार्ज इंड्यूस हो जाता है। एक्सटर्नल तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, इंटरनल आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई। क्यों, तो अब ये तो आपको मालूम है कि भैया हमारे पास जो पॉजिटिव नेगेटिव है, तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आया, उसमें अंदर हमने क्या लगा दी, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दी। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाएंगे तो इसका मतलब है कि जो नेगेटिव है उधर की तरफ पॉजिटिव आ जाएगा, जिधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव शिफ्ट हो जाएगा। तो जब नेगेटिव शिफ्ट होगा तो आपको मालूम है पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा मूव करता है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, आई लिखा है, आई का मतलब होता है इंड्यूस, आई मतलब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इस टॉपिक के अंदर हम आगे बात करते हैं कि भैया अगर मान लो ये कुछ ना होता, हमारे पास कुछ ना होता, सिंपल इन वैक्यूम, सिंपल इन वैक्यूम,
ठीक, हमारे पास सी का फॉर्मूला आ जाता ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, एंड सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक फॉर्मूला क्रिएट होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम फॉर्मूला की बात कर सकते हैं कि क्या होता है, एक फॉर्मूला आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, अगर ये चीज हमें मालूम हो। लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देख लिया, अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। क्या चाहिए हमें? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। किस में चाहिए? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में चाहिए मतलब आपसे क्या पूछना चाहता है वो? सिंपली आपसे पूछना चाहता है आई इंड्यूस बता दो, और आई इंड्यूस क्या होगा? ई एप्सिलॉन नॉट बाई की, क्योंकि उसका के, इसका अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अगर के है, जैसे एक रिलेशन पढ़ा होगा हमने, रिलेशन बिटवीन फोर्स इन एनी मीडियम एंड फोर्स इन एनी वैक्यूम, दैट इज रिलेशन, वैसे ही सेम रिलेशन हमारे पास यहाँ से आता है। अब हमें चाहिए नेट पोटेंशियल रिगार्डिंग दिस कैपेसिटर, नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल चाहिए तो आपको मालूम है V इक्वल टू होगा एक तो स्पेस के लिए और एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए। तो कैसे लिखेंगे? अब ये स्पेस है, स्पेस कितने में है? अब ध्यान से समझो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? रिलेशन अभी हमने पढ़ा था E इक्वल टू बी अपॉन डी, तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा? E इंटू डी। तो E की जगह क्या रख देंगे? E नॉट, और D की जगह क्या रख देंगे? D माइनस का T, क्योंकि भाई बच्चा स्पेस तो ये है ना, स्पेस ये है, तो इस स्पेस की इस डिस्टेंस कितनी होगी, बची हुई थिकनेस कितनी होगी? D माइनस का T, प्लस इधर आ जाएगा ई आई इंटू टी थिकनेस, ई आई इंटू टी थिकनेस। दोबारा से समझो ध्यान से, हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस थी टी। अगर मैं इस थिकनेस टी को, अगर मैं इस स्पेस को अगर हटा दूं तो बचेगा क्या? डी माइनस का टी। किसके रिगार्डिंग बचेगा? वैक्यूम। तो ई नॉट इंटू डी माइनस का टी। अब इसके लिए ई आई इंटू टी आ जाएगा। अच्छा, इनकी वैल्यू रखें तो ई नॉट डी माइनस का टी प्लस ई आई की जगह रख देंगे ई नॉट बाई के इंटू टी। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? ई नॉट। ई नॉट कॉमन लेंगे तो डी माइनस का टी प्लस टी बाई के। और हमें मालूम है ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस का टी प्लस का टी बाई के। और हम जानते हैं क्योंकि हमें चाहिए कैपेसिटर, तो क्यू बराबर क्या होता है? सी इंटू बी। फॉर्मूला हम देख चुके हैं, क्यू इक्वल टू सी बी, तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन बी। अब क्यू अपॉन बी आया तो यहाँ ध्यान से समझो, क्यू अपॉन बी से तो हमारे पास C इक्वल टू क्यू, बी की वैल्यू कितनी थी? इसको उठाओ यहाँ से, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस का T प्लस टी बाई के। बोलो जी यहाँ तक उम्मीद है दिख रहा होगा यहाँ तक। तो Q से Q कट जाएगा, C इक्वल टू ये टर्म कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस का T प्लस टी बाई के। तो हमारे पास एक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास आया C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस के टी प्लस टी बाई के। अब इसमें केस है, अगर मान लो इफ वो ये कह दे केस फर्स्ट कि मान लो D की वैल्यू अगर T के इक्वल हो, जितना मटेरियल था जो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, अगर मैं पूरे में भर दूं तब क्या फर्क पड़ेगा? तो एक काम करते हैं, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी की जगह क्या पुट कर दो? टी माइनस के टी प्लस टी बाई के। तो ये आ जाएगा, देखो टी माइनस टी तो मतलब ये कटेगा, बचेगा क्या? टी, तो के इंटू टी आ जाएगा, और टी की जगह क्या? डी। तो C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू के। और ध्यान से समझो तो ये कुछ और नहीं, ये एक तरह से कि C नॉट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अगर आप देखो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी की वैल्यू क्या थी हमारे पास? सी नॉट। और तो ये कह रहा है कि अगर मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर, अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अगर मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बढ़ा दूं तो उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब है चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, एनर्जी हमारी क्या होती है? इंक्रीज कर जाती है। तो ये हमारे लिए फायदे की चीज़ है, कोई नुकसान की चीज़ नहीं है। तो इस तरह से ये डेराइव हमारा क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो दोस्तों हम अपने अगले टॉपिक, लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक है लास्ट,
उसको हमें बहुत ध्यान से समझना है। उसको हम बोलते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस पे न्यूमेरिकल आता है, कहीं भी डेराइव नहीं आएगा। तो न्यूमेरिकल के लिए हम उसको देख लेते हैं किस तरह से चीज़ें हमारी पूछी जाती हैं। और न्यूमेरिकल पार्ट मैंने पहले ही बता दिया था वीडियो में कि मैं उसको अलग से डिस्कस करूँगा। कन्फर्म करने की विचार है हम लोगों के, उसको भी स्टार्ट जल्दी करेंगे। तो दोस्तों सीरीज कॉम्बिनेशन आपको मालूम है, इस तरह का जो एक कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से जिसका नाम बी है, और हमने एक चार्ज क्यू दिया। अब आपको मालूम है कि कैपेसिटर हैं तो तीनों को हम हो सकता है सेम भी हो सकते हैं और हो सकता है डिफरेंट भी हो, C1 C2 एंड C3। क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं इस टॉपिक को भी हम लोग। हमारा रेजिस्टेंस होता है, यहाँ कैपेसिटेंस है। अब चार्ज है सेम, अगर सिंगल वायर है तो चार्ज की वैल्यू क्या होती है हमारी, सेम होती है। और पोटेंशियल कितना B है, तो हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हमारे पास एक फाइनली सॉल्व होके एक डेराइव आता है। और इसके अंदर हमें याद रखना होगा जो Q की वैल्यू होती है वो सेम होती है, लेकिन B की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। ये हमें एक की फैक्टर है जो हमें याद रखना है। और एक फार्मूला होता है Q इक्वल टू C इंटू B, जिसमें हमें याद रखना है। सेकंड केस था पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या था, मालूम है आप लोगों को भी ये भी चीज़। ऐसे हमने क्या किया, 3 कैपेसिटर लिए और तीनों को इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से। तो ये B हो गया, चार्ज कितना Q है, C1 C2 एंड C3। अब इसमें हमें जो समझना है कि अगर हमारा जो चार्ज है वो चार्ज तीन वायर है, तीनों वायरों में क्या होगा, बटेगा। और बटेगा तो हमने यहाँ क्या मान लिया, Q1 Q2 एंड Q3। हमारे पास 3 चार्ज हैं, Q1 Q2 एंड Q3। तो यहाँ C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है C1 C2 एंड C3, और Q इक्वल टू CV का भी यहाँ से हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हमें याद होना चाहिए कि कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है उसमें कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर पूछ ले कि पैरेलल में ज़्यादा कि सीरीज में, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू जो सबसे ज़्यादा होती है वो हमारी पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है, और सीरीज में क्या होती है, कम होती है। ये हमारा क्या है, इनका कंपैरिजन है। थैंक यू दोस्तों। हमारे इस तरह से इस वीडियो को क्या करते हैं, हम लोग अपना एंड करते हैं। और लाइक एंड कमेंट करते रहिए और आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।